हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केबीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस सॉल्ट, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में देखिए। पहले हमने डिफिनीसन ऑफ एसिड बेस, ये OH नेगेटिव आयन, जनरल प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल यूज, न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ये सब कर चुके थे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसका इंपॉर्टेंस। उसके बाद आज हमको पढ़ना है प्रिपरेशन, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका प्रिपरेशन एंड यूज ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। जब हम किसी एसिड को बेस के साथ, जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो क्या बनता है फ्रेंड्स, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को जब हम एसिड को बेस के साथ में मिक्स करते हैं, सॉल्ट बनता है एंड H2O बनता है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। यानी अगर हम एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो वो दोनों मिल के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल प्रोसेस मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे आज हमको ये पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन होता है ठीक है, लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या मतलब उपयोग है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये हमको यहाँ पे देखना है। हमारे डेली लाइफ में हम इसको कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी को मधुमक्खी डंक मारती है, ये तो मतलब होता है, इसको हमने देखा भी है, हो सकता हम आप लोग को भी कभी मधुमक्खी डंक मारी होगी। तो देखिए, मधुमक्खी जब हमको डंक मारती है तो हमने अभी पढ़ा था कि जो मधुमक्खी होती है, जो उसमें उसके अंदर में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फ्रेंड, जब वो डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाता है, मतलब वो हमारे अंदर चला जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो दर्द होता है, एक अजीब सा, जैसे लगता है कोई इंजेक्शन सा लगा दिया। तो क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो फ्रेंड्स फार्मिक एसिड की वजह से होता है। तो क्या होता है, अगर किसी को मधुमक्खी डंक मारी तो फार्मिक एसिड अंदर गया। अब ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, यानी ये क्या है, एसिड है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, उस समय हमको बेकिंग सोडा होता ही है हमारे पास, जिसको हम खाने में यूज भी करते हैं। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा लेना चाहिए। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, एक क्षार होता है, यानी क्या होता है, बेस होता है। उस स्थान को रगड़ने से, मतलब जहाँ पे मधुमक्खी आपको डंक मारी है वहां पे आप बेकिंग सोडा लेके जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, उससे राहत मिल जाएगी, यानी आपको दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो फिर ये हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज है। अब देखिए सेकेंड, जैसे हमने पढ़ा है क्या होता है, हमारी जो स्टमक होती है वहां पे जो ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रिएट करता है, HCl एसिड। हमारे पेट की ग्रंथि जो होती है, स्टमक जो ग्लैंड होती है, वो HCl एसिड सिक्रिएट करती है। तो क्या होता है, जब मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हमको एसिडिटी हो गई, ऐसा आप अक्सर सुने होंगे कि हमको एसिडिटी हो गई, तो क्या होता है वहाँ पे फ्रेंड्स, दर्द भी होता है। लेकिन दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अम्ल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अगर वो नॉर्मल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो अतिरिक्त मात्रा में, यानी जब ज़्यादा मात्रा में एक्सेस HCl जब जो है सिक्रिएट हो जाता है तो वो अम्लता का कारण बनती है, यानी वो एसिडिटी का कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट युक्त दूध। अब इसको आप ये इतना बड़ा सम्मत आप डायरेक्ट ये याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर HCl जो है उसकी मात्रा हमारे स्टमक के अंदर इंक्रीज हो जाती है, यानी अगर हमको कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो हमको क्या लेना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसको मतलब लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे अंदर में क्या है, HCl है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है, दोनों जब मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी हो गया हमारा सेकेंड यूज, ये हो गया फर्स्ट यूज। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर में ज़्यादा HCl सिक्रीट हो गया है, ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर यहाँ पूछ लेंगे, अगर आपको जो है चाहे मधुमक्खी या चींटी अगर डंक मारती है तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे रबिंग द
बेकिंग सोडा, वहाँ पे हम बेकिंग सोडा रगड़ के, तो इस तरह से फ्रेंड हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी आपके कपड़े पर अम्ल के रिसाव को, मतलब अम्ल का रिसाव हो गया, मान लीजिए अपने आपके कपड़े पे कोई सा अम्ल गिर गया, तो क्या करेंगे, अमोनिया के विलयन, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, अमोनिया के विलयन, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो अम्ल गिरा है और ये क्षारीय है, जब आप उस पर डालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी वो बेअसर हो जाएगा, यानी वो सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए एक किसान है, उसकी जो खेत की मिट्टी है वो कैसी हो गई है, अम्लीय हो गई है, तो फसल उगाने के लिए अनुकूल नहीं रह गई। मतलब अगर मिट्टी अम्लीय हो गई तो क्या हो गई, उसमें फसल जो है उग नहीं सकता अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे जो अम्ल की मात्रा है वो ज़्यादा हो गई। तो फ्रेंड्स इस अम्ल को बेअसर करने के लिए, यानी इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या यूज करेंगे, बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, सेलेक्ड लाइम, ये हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जो यहाँ पे दिया है ये सब कुछ पॉइंट वाइज आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए अपशिष्ट जल उपचार में औद्योगिक अपशिष्टों के रूप में निकलने वाले अपशिष्ट में जहरीले पदार्थ होते हैं, यानी जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह लगी रहती हैं वहाँ पे जहरीले पदार्थ तो निकलेंगे ही, टॉक्सिक सब्सटेंस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे। तो वहाँ पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इनका यूज कर मतलब इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पे, इसके जो है 4 to 5 यूज पढ़ लिए। एक तो अगर चींटी डंक मारती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा। अगर HCl बढ़ जाए हमारे स्टमक के अंदर तो क्या यूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कपड़े पे एसिड गिर जाए फिर क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अमोनिया के विलयन, यानी अमोनिया सॉल्यूशन। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई तब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। उसके बाद अगर मतलब यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना ये 5 यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर रखना। ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन का क्या है, उपयोग है, यानी यूज है हमारे डेली लाइफ में। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, साल्ट। तो अभी हमने देखा ना, हमारा एसिड और बेस, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एसिड बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2 वाटर। तो अभी हमने पढ़ा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के हमने यूज भी पढ़ लिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो सॉल्ट बना है इसके बारे में। तो देखिए सॉल्ट एंड pH ऑफ सॉल्ट, इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, मैंने आपको बताया था ना, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, जो इधर ये दोनों सब्सटेंस मिलके बनते हैं, यानी जिनको मिला के कुछ नया बनाया जाता है, तो ये रिएक्टेंट होते हैं जो कि लेफ्ट साइड होते हैं। लेकिन जो जो सब्सटेंस जो नया बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हमारा राइट साइड होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब ये एसिड और बेस को मिला के तो बनता ही है। यहाँ पे आप देखिए सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव आयन एंड, मतलब जो पॉजिटिव आयन होगा उसको क्या बोलेंगे, केटायन, एंड निगेटिव आयन इसको क्या बोलेंगे, एनोयन। यानी जो सॉल्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है, निगेटिव आयन भी होता है। अब जैसे मतलब हमारा साल्ट एक ले लीजिए जो कि कॉमन साल्ट है, क्या है ये, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Na प्लस Cl निगेटिव, क्या है, Na प्लस Cl निगेटिव, यानी यहाँ पे क्या है, एक तो पॉजिटिव आयन है एक निगेटिव आयन है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे द केटायन आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल, यहाँ पे जो केटायन होगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल, एंड मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि मेटेलिक ऑक्साइड नहीं, मेटेलिक आयन से क्या है उसको प्राप्त किया जाएगा। जैसे क्या हो गया हमारा Na क्या होता है, मेटल, तो Na प्लस क्या हो जाएगा, मेटेलिक आयन, एक्सेप्ट अमोनियम आयन, व्हाइल द एनायन आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, यानी जो यहाँ पे एनोयन होगा, जैसे हमारा Cl है, ये क्या है, एनोयन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो इसको कहाँ से प्राप्त करेंगे? एसिड से। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? बेस, ये हो गया एसिड। तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या बन गए? ये हो गया साल्ट, ये हो गया वाटर। यहाँ पे ये क्या है? बेस है, ये क्या है? एसिड है। फिर से दोनों मिलके क्या बन गए? यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे वाटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्ट के बारे में कुछ और। तो देखिए सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सॉल्ट क्या है? कंपाउंड है। विच ऑन डिसोसिएशन, जिसको कि जब हम डिसोसिएट करते हैं वाटर में तो क्या देता है? यील्ड। यील्ड मीन्स देता है, क्या देता है? पॉजिटिव आयन देता है अदर देन अ हाइड्रोजन आयन। मतलब पॉजिटिव आयन तो देता है लेकिन वो H+ नहीं होता, या फिर हाइड्रोनियम आयन जिसको हम क्या बोलते हैं? H3O+, ये दोनों नहीं होता। इसके अलावा देता है जो कुछ भी देता है, वहाँ पे पॉजिटिव आयन H+ नहीं हो सकता, H3O+ नहीं हो सकता, यानी हाइड्रोजन आयन नहीं हो सकता, हाइड्रोनियम आयन नहीं हो सकता। एंड निगेटिव आयन, और जो यहाँ पे निगेटिव आयन देता है वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता, यानी निगेटिव आयन देता है अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, यानी वो OH निगेटिव नहीं होगा, इसके अलावा होगा जो भी निगेटिव होगा। अब देखिए सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ये तो हम पढ़ लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? फैमिली ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे हमको क्या देखना? फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में तो हम देख लिए, ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, इसमें केटायन भी होता है, एनोयन भी होता है। लेकिन अब ये फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्ट हैविंग सेम केटायन एंड सेम एनोयन, यानी या तो उसमें सेम केटायन हो या सेम एनोयन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेम फैमिली का सॉल्ट यहाँ पे बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम क्या लेते हैं? NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, एंड Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। तो क्या हो गया? यहाँ देखिए, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यानी मैंने बोला था ना, या तो पॉजिटिव आयन देंगे जिसे हम केटायन बोलेंगे, या तो निगेटिव आयन देंगे जिसे हम एनोयन बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है Na+, तो Na क्या हो गया? सेम हो गया, यानी सेम केटायन या फिर सेम एनायन। तो ये क्या हो गई? ये सेम केटायन हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? ये सेम फैमिली का हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट। यहाँ सोडियम है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये सोडियम साल्ट की फैमिली है, बिकॉज बोथ कंटेन द सेम केटायन, दैट मीन्स Na पॉजिटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है हमारा कॉमन साल्ट। क्या है? कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट पढ़ने के पहले यहाँ पे ये देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। जैसे हम लोग नमक खाते हैं ना, उसी को हम कॉमन नमक मतलब कॉमन साल्ट या साधारण नमक भी बोलते हैं। और इसी का एक नाम और क्या होता है फ्रेंड्स? टेबल सॉल्ट। क्या होता है? टेबल सॉल्ट होता है इसी का एक और नाम। तो आप याद रखना, कॉमन साल्ट को ही टेबल साल्ट भी बोला जाता है। अब टेबल क्यों? क्योंकि ये हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, शायद इसीलिए इसको टेबल साल्ट बोल देते हैं। तो अब देखिए, कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। द मेन सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट इज अ सी वाटर, यानी जो हमारे यहाँ घरों में नमक आता है वो कहाँ से आता है? वो फ्रेंड्स सी वाटर से आता है, यानी समुद्री, जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो भी है वो सेलाइन वाटर, समुद्री जल जो होता है वहाँ से नमक बन के आता है। तो सी वाटर कंटेन 3.5% ऑफ सोलुबल साल्ट, यानी जो हमारा सी वाटर होता है उसमें क्या होता है? 3.5% सोलुबल साल्ट होता है, यानी उसमें साल्ट जो है, नमक जो है वो सॉल्युबल होता है, उसमें घुला हुआ होता है। मोस्ट कॉमन विच इज सोडियम क्लोराइड। मोस्ट कॉमन इसीलिए इसको हम कॉमन साल्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जैसे हम ये पढ़े ना, जो सॉल्युबल साल्ट होता है, मतलब जो वहाँ पे होता है सी वाटर में, वो कितना परसेंट है? 3.5%। 3.5% में से 2.7% टू 2.9% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो कॉमन सॉल्ट इज आल्सो फाउंड एज रॉक सॉल्ट। याद रखना, यहाँ पे एक एक लाइन याद रखना, सब कुछ NCERT का ही लाइन है। तो कॉमन सॉल्ट क्या हो गया फ्रेंड्स? नोन एज रॉक सॉल्ट, यानी इसको रॉक सॉल्ट भी हम बोलते हैं। तो इसके क्या क्या नाम हो गए? कॉमन सॉल्ट तो है ही है, सोडियम क्लोराइड हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला, टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं या फिर रॉक सॉल्ट भी इसको बोल देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉमन सॉल्ट इज कंसीडर्ड एज रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, यानी रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है? जैसे जब किसी चीज़ को मिला के कुछ बनाया जाए, अब जैसे मान लीजिए हमको गाजर का हलवा बनाना है, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं? गाजर लेते हैं, और क्या लेते हैं?
मिल्क लेते हैं, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे लेंगे वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। यानी उसको मिला के हम कुछ बनाएंगे ना, तो जिस चीज़ को मिला के कुछ नया बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल। तो उसी तरह से जो हमारा कॉमन साल्ट होता है, ये जो है कई केमिकल्स को बनाने में यूज होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, रॉ मटेरियल, क्योंकि ये वहाँ पे यूज होके कुछ नया बनाएगा, कुछ केमिकल्स बनाएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। कॉमनली यूज सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिसको कॉमन सॉल्ट के द्वारा बनाया जाएगा, वो क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। और क्या देखेंगे यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे देखना यही इसी का तो प्रिपरेशन हमको पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना यूज, लेकिन ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब कॉमन सॉल्ट से बनाए जाएंगे। तो एक हमारा क्या हो गया, NaOH कास्टिक सोडा, एक हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसी को हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, NaSCO3। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा या फिर सोडा आयस। तो फ्रेंड्स याद रखना, एक एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, जो जो मैं अभी बताऊंगी उसको भी खूब अच्छे से याद रखना। अब देखिए एक बार फ्रेंड्स, अगर आप इसको डायरेक्टली NCERT से या ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, उसके बाद लॉन्ग में बताती हूँ, फिर वो आपको इजीली समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या देखना है, अभी हमने देखा ना, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को बनाने में। तो अब वहाँ पे हमको क्या क्या केमिकल उससे, मतलब जो जो ऐसा केमिकल जो कि हमको NaCl से मिलेगा, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो सोडियम कार्बोनेट, एक तो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा बोल रहे हैं, एक तो हमको बेकिंग सोडा पढ़ना है, और एक हमको धामन सोडा पढ़ना है, सोडा आयस भी पढ़ना है, एक हमको ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है। तो इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सब में हम क्या कॉमन रहेगा, NaCl, यानी हर चीज़ क्या किससे बनेगी, NaCl से। तो सबसे पहला क्या है हमारा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए फ्रेंड्स इसका प्रिपरेशन सबसे पहले देखिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड एलोंग विथ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन वाया द क्लोर एल्किली प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब फ्रेंड्स, प्रोड्यूस यानी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है किसके द्वारा, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन के द्वारा, वाया क्लोर एल्किली प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे क्या, अभी इसका नाम क्लोर एल्किली क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट में सब्सटेंस आएंगे वहाँ पे क्या क्या आएगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्लोर एल्किली। अब देखिए ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अब इसको कैसे बनाया जाएगा, हम इसका प्रिपरेशन ही पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स NaCl हमको लेना ही है, क्योंकि इसी से हम इसको बनाएंगे। तो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ब्राइन क्या होता है ये पूछा गया है। तो ब्राइन क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जब किसी चीज को हम पानी में मिला देते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, वो हमारा एक्वस कहलाता है। एक्वस यानी जब हम NaCl को वाटर में मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, ब्राइन, इसी को बोल देंगे, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ही इसको क्या बोलेंगे, ब्राइन। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो फ्रेंड्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बिल्डअप होगा एट कैथोड पे, वेयर एज वाटर इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए कौन सा चीज कहाँ पे बनेगा, तो आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम ब्राइन बोलते हैं। यहाँ पे जो NaOH को बनाने में जो प्रोसेस है उसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो जब हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कैथोड होता है यहाँ पे H2 गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो एनोड होता है यहाँ पे Cl2 गैस और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ से इसको दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कैथोड पे क्या फॉर्म होगा, H2 गैस और NaOH। तो आप ये याद रखना यहाँ से, ये मतलब नोट करने वाली बात है कि कैथोड पे हमको क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, लेकिन कैथोड पे H2 गैस और NaOH मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी तो वहां से देखना कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखिए NaCl को हमने मिलाया जो कि कैसा है, एक्वस है, इसी को हम क्या नाम दे देंगे, ब्राइन। और फिर यहाँ पे क्या है, H2O। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 2NaOH एक्वस है जो कि यानी एल्कली, यहाँ पे Cl2 बनेगा और क्या बनेगा, H2। तो Cl2 कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पे, H2 कहाँ प्राप्त होगी हमको, कैथोड पे। तो ये जो फ्रेंड्स Cl2 बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोर। और ये जो NaOH का सोल्यूशन है इसको क्या बोल देंगे, एल्कली। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कली। ये दोनों, अगर आपसे ये पूछे कि जो हमारा NaOH है उसके प्रिपरेशन में प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोर एल्कली यानी NaOH और Cl2। अब देखिए ये जो सॉल्ट है हमारा NaCl, इसको एक बार और देख लीजिए इस तरह से। जो NaCl है जो सॉल्ट है, कैथोड पे हमको क्या मिलेगा, H2, एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2, नियर कैथोड यानी कैथोड के आसपास ही क्या मिलेगा, NaOH। तो जो यहाँ से हमारा H और Cl है इसको मिला के क्या बना लेंगे हम, HCl। तो H2 कहाँ पे यूज होगा हमारा, फ्यूल के रूप में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, यानी अमोनिया में भी यूज हो जाता है, क्योंकि जब हम अमोनिया बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, N2 + H2 = 2NH3, इस तरह से। और Cl2 का यूज कहाँ होता है फ्रेंड्स, वाटर ट्रीटमेंट में, PVC में, CFC में, पेस्टिसाइड में, इन सब चीज़ों में Cl2 का यूज होता है। और जो हमारा NaOH है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए जो हमारा सिलेबस वहाँ पे मेंशन है ना कि हमको उसका यूज भी पढ़ना है। तो चलिए देखते जाइए, इसको सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयॉन। तो इसमें प्योरीफाइंग बॉक्साइड यानी बॉक्साइड को प्योरीफाई करने में, शुद्ध करने में, डीग्रीसिंग मेटल, मेटल को डीग्रीस करने में। उसके बाद फ्रेंड्स ऑयल रिफाइनिंग डाइज, ऑयल रिफाइनिंग में भी, डाइज बनाने में, ब्लीच करने में, इन सब जगह पे NaOH का यूज होता है। तो आप इसका यूज अच्छे से ध्यान से कर लेना क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब देखिए जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये कैसे बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो यही एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी गैस यूज होती है। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में कौन सी गैस यूज होती है, तब आप क्या बताएंगे, Cl2 गैस यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट रेलाइम यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहाँ पे क्या मिलाएंगे, Cl2 को, फिर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, और क्या बनेगा, H2O यानी वाटर। अब देखिए फ्रेंड्स इसका यूज कहाँ पे होता है, इन लॉन्ड्री यानी कपड़ों की सफाई करने में, प्योरीफाई वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने में, साफ करने में, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है, किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसको हम किसी को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, अब कोई जाके बेहोश मत करने लगना। और यहाँ पे देखिए एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, NaCl, H2O, CO2, NH3, इन सबको आपस में मिलाएंगे, फिर क्या होगा, NH4Cl बनेगा और NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको यहाँ पे आप याद रखना क्या क्या मिलाते हैं और क्या क्या बनता है, इसको भी आप याद रखना। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, अगर हम उसको हीट देंगे दोबारा से, फिर से ये जो है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, H2O एंड CO2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। जो फ्रेंड्स ये बेकिंग पाउडर होता है इसका कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखना। और देखिए ये जो NaSCO3 और H+ को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा बाहर और H2O, और यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे CO2 बनेगा ये क्या करता है, कॉज सॉफ्टनेट, जब हम चपाती वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम जो मतलब जब वो फूल जाता है तो वो क्यों फूलता है, उसके फूलने के पीछे ये वजह होती है क्योंकि वहाँ पे CO2 जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो देखिए अगर यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, ये तो मतलब एक शॉर्ट समरी थी कि इस तरह से होता है। तो चलिए आप डिटेल में देखते हैं इसको एक बार।
लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या है हमारा वॉशिंग सोडा, तो इसको भी देख लीजिए। जो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज होता है, क्लोर एल्कली। लेकिन वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सॉल्वे प्रोसेस। ध्यान रखना, ये प्रोसेस पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। अब देखिए इसके प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। एक तो सबसे पहले हमारा ब्राइन इज रिएक्टेड विथ NH3 एंड CO2। यहाँ पे जो हमारा ब्राइन है, ब्राइन क्या है, NaCl का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, उसी को ब्राइन बोलते हैं। तो ब्राइन सबसे पहले रिएक्ट होगा NH3 और CO2 के साथ। उसके बाद जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वो फिल्टर्ड होगा, ड्राइड किया जाएगा, फिर उसको हीट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, सोडा आयस, यानी यहाँ पे जो मिलेगा सोडा आयस, सोडा आयस को डिजॉल्व किया जाएगा वाटर में और उसको क्या किया जाएगा, क्रिस्टलाइज किया जाएगा। तो अब देखिए NaCl लिए हम, यानी इसका एक्वस सोल्यूशन क्या हो गया, ब्राइन। यहाँ NH3 लिए, CO2 लिए, फिर क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड बना, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी अच्छे से नहीं घुलता। ये मतलब आधा, मतलब थोड़ा बहुत घुलता है, थोड़ा बहुत नहीं घुलता। इसीलिए ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आपको पता ही होगा, जब हम कोई चीज़ ऐसे, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ में घोलते हैं और वो घुलता नहीं है, तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। अब देखिए ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको क्या किया जाएगा, सेकेंड प्रोसेस क्या है, इसको हीट किया जाएगा। जब हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और H2O। और फ्रेंड्स ये जो एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है ये ऑब्टेन्ड होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सोडा आयस। क्या बोल देंगे, सोडा आयस बोल देंगे इसी को। अब ये देखिए जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ से बना ना सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे इसको मिलाएंगे वाटर के साथ, फिर हमारा क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पे ये 10H2O क्यों लगता है, इसके पीछे एक प्रोसेस ये है, जैसे मान लीजिए जो हमारा नमक होता है, नमक वो क्या होता है, कभी आप उसको पाउडर के फॉर्म में नहीं देखेंगे। अगर आप नमक को देखेंगे फ्रेंड्स, वो थोड़ा थोड़ा क्रिस्टलाइज्ड होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइज होता है। तो आप उसको अगर पानी में घोलेंगे भी वो मतलब पाउडरी फॉर्म नहीं बनता, वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो उसी मतलब वो क्रिस्टल के रूप में होता है। जो चीज़ पाउडर के रूप में पूरी तरह से नहीं होता, अगर मतलब जैसे आप पाउडर लीजिए, उसको आप उंगली के बीच में ऐसे रगड़िए, तो क्या होगा, वो बहुत ही फाइन लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ है। लेकिन अगर आप नमक लेके ऐसे उंगली के बीच में ऐसे रगड़िए, आपको लगेगा कि मतलब कुछ तो है छोटा छोटा सा। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो नमक होता है उसमें कहीं ना कुछ मात्रा में क्या होता है, नमी होती है, यानी वहाँ पे क्या होगा, H2O होता है। इसी वजह से यहाँ पे ये .10H2O किया जाता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। हमारा नमक कैसा होता है, क्रिस्टल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज देखिए, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना, यानी जो हमारा यहाँ पे आया सब्सटेंस, वहाँ पे इसकी अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी क्रिस्टल होता है। जो मैंने अभी आपको बताया क्रिस्टल, उसे हम बोलेंगे जब किसी चीज़ में थोड़ी बहुत मात्रा में पानी रहेगा, वो पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स इसका यूज और कहाँ पे होता है, मेटल कार्बोनेट विच सॉल्युबल इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलीन, यानी जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसका सोल्यूशन कैसा होता है, एल्कलीन होता है। एल्कलीन क्या होता है, अब जैसे एल्कली मैंने क्या बताया था, ऐसा बेस जो कि वाटर में घुल जाए, तो यानी ये बेस होता है। जो चीज़ बेस होता है वो बिटर भी होता है, जो बिटर होता है वो जो है रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। तो ये देखिए ये लिखा भी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हैज डिटर्जेंट पाउडर, सॉरी प्रॉपर्टीज, इसमें जो है डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी वो किसी चीज़ को क्लीन भी कर सकता है। तो अगर आपसे बाई चांस मान लीजिए
यहाँ पे आपको पूछता है ऐसा कौन सा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 4th ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। तो मान लीजिए आपको वहाँ पे कोई एसिड ना देके आपको यही दे देगा सोडा आयस यानी वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि ये भी तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है ना। आपको क्वेश्चन दिखेगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे और ये कहाँ पे यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर एंड बोरेक्स। बोरेक्स क्या है, ये सोडियम कंपाउंड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट जो है हमारा ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीओपी। तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछेंगे, लेकिन पता वहाँ क्या देंगे, यहाँ जहाँ हाफ लिखा ना, यहाँ पे या तो 2 कर देंगे या पूरी तरह से हाफ को गायब कर देंगे। यहाँ पे ये हाफ लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हाफ इज 2 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी, सॉरी इसका प्रिपरेशन, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी नहीं प्रिपरेशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स, जिप्सम लेते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 373। तो अब देखिए फ्रेंड्स जब हम इसको यहाँ पे हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पीओपी में चेंज हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डाई हाइड्रेट था, ये अब क्या बन गया, हाफ हाइड्रेट बन गया। यहाँ से जो अब जैसे देखिए यहाँ पे 2H2O था ना, हाफ तो यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना 3/2, ये क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। तो यहाँ से हमको इस तरह से पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड्स उसका यूज होता है यहाँ पे वाइट, ये एक तो ये व्हाइट पाउडर होता है, ये याद रखना। इसका रिमार्केबल यानी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसको मतलब इसमें पानी मिलाएंगे, जो पीओपी है इसमें जब भी हम पानी मिलाएंगे तो ये और भी हार्ड होता जाएगा। नॉर्मली हम देखते हैं कोई चीज़ में पानी मिलाते हैं वो सॉफ्ट होता है, लेकिन पीओपी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जब जितना ही आप पानी मिलाते जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद वो उतना ही हार्ड बन जाएगा। तो इसका अब यूज कहाँ कहाँ पे होगा, यूज इन मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचू, यानी जो बड़ी बड़ी स्टैचू आप देखते हैं वहाँ पर में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। टॉयज जो देखते हैं वहाँ पर में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होते हैं वहाँ पर भी यूज होता है। हॉस्पिटल में यूज होता है, जैसे फ्रैक्चर्ड बोन, मतलब कभी कभी आप देखे होंगे किसी किसी का जब हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है तो वहाँ पे उसको ऐसे हाथ जो है ऐसे यहाँ पे पट्टी जैसा कुछ लगा देते हैं, बोलते हैं हाथ ऐसे करके रखना, नीचे ऊपर मत करना, ताकि वो वहाँ पे सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी ये पीओपी का यूज करते हैं। ऑन फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफ के रूप में, यानी जो आग से बचा सके उसके रूप में भी इसका यूज करते हैं। डेंटल जो डेंटलिस्ट होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी इन फिलिंग गैप, अगर मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है केमिस्ट्री लैब में तो वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं। तो इसका जो ये यूज है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी कंपाउंड है उसका प्रिपरेशन और यूज, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन हम करेंगे अलग अलग तरीके से, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार आप इस तरह से, अब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया तो एक बार पढ़ते जाइए। देखिए प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सबसे पहले हम क्या लिए थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 20% कॉमन साल्ट सोल्यूशन कॉल्ड ब्राइन। जो 20% कॉमन साल्ट का सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ब्राइन होता है। और यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होती है वो क्या होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसको एक और नाम देते हैं, उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, कास्टनर केलेनर प्रोसेस। क्या है, कास्टनर केलेनर प्रोसेस, ये भी आप याद रखना इसका एक और नाम। अब देखिए प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस मेथड
लिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन परफॉर्म, जो कि मैंने आपको बता दिया। इट इज अ स्टील टैंक दैट इज रेक्टेंगुलर स्टील टैंक लाइंड विथ इबोनाइट इनसाइड, यानी ये जो है यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे इबोनाइट लगा होता है। टाइटेनियम एक्ट एज एनोड, यहाँ जो मैंने आपको बताया था एनोड जहाँ पे Cl2 फॉर्म होता है वो टाइटेनियम वहाँ पे होता है। एंड लेयर ऑफ मरकरी एट द बॉटम ऑफ टैंक, यहाँ पे लेयर ऑफ मरकरी होता है जो कि कैथोड की तरह काम करता है। तो मैंने आपको जितना ऊपर बताया वहां से ही ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैथोड पे क्या बन रहा है Na, और एनोड पे क्या बन रहा है Cl। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देख लेना कि कहाँ पे क्या बन रहा है। अब देखिए सोडियम अमलगम फॉर्म्ड इज ट्रांसफर्ड टू अनदर चैम्बर डिन्यूडर वेयर इट इज ट्रीटेड विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो फ्रेंड्स ये सब मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा। सोडियम इज इवापोरेटेड टू ऑब्टेन सोडियम सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रॉपर्टी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन नेचर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन नेचर, इट इज स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। ये तो ठीक है, इसको आप याद रखना, लेकिन इसका जो है यूज जो है उसको भी याद रखना। देखिए फॉर डिग्रीसिंग मेटल शीट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड डिटर्जेंट, इन द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर पेपर। आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है हमारा रेयन। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने फ्रेंड्स आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया ठीक है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसको आप बस रीडिंग लगाते चले जाइए। बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जाए, जैसे हमने क्या पढ़ा CaOCl2, तो कभी कभी इस तरह से भी लिख देते हैं Ca फिर ब्रैकेट में OCl फिर Cl को अलग कर देते हैं, तो Cl यानी Cl2 हो ही गया। अब देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैरीड आउट इन हेंसन क्लेवर प्लांट, यानी इसका मैन्युफैक्चर कहाँ पे था हेंसन क्लेवर प्लांट एक होता वहाँ पे। प्रोसेस वर्क ऑन द काउंटर करंट प्रिंसिपल, यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। सेलेक्ट लाइम इज फेड फ्रॉम द टॉप एंड इट मूव डाउन थ्रू वेरियस सिलेंडर। देखिए यहाँ पे है क्लोरीन गैस इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम नियर द बॉटम, एज सेलेक्ट लाइम मूव्ड डाउन इट रिएक्ट विथ क्लोरीन गिव ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने आपको बताया ही, जब हम यहाँ पे मैंने इसके मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज करते हैं क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर कलेक्टेड इन बैरल, तो ये सब तो फ्रेंड्स ये तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट थे उतना मैंने आपको बता दिया। इसका कलर एंड ऑर्डर देख लीजिए, ये है सफ़ेद पाउडर होता है यानी ब्लीचिंग पाउडर, एलोइस वाइट पाउडर, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होता है, जब क्लोरीन से बना है तो स्मेल होगा ही क्लोरीन का। सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसा होता है, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट इन इट हाउएवर रिमेन अनडिजॉल्व। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हवा के संपर्क में आता है ब्लीचिंग पाउडर तो क्या होता है इसमें जो क्लोरीन होता है वो निकल जाता है यहाँ से। तो इस तरह से जो हमारा CO है जब यहाँ पे आएगा तो CO2 इससे रिएक्शन करके क्या करेगा CaCO3 बना देगा और क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको भी आप याद रखना। और O2 के साथ में भी इसका रिएक्शन देखिए, यहाँ पे CaCl2 बना देगा, H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर में O2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग कॉटन फाइबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। सबसे अच्छा सबसे मतलब अच्छा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है जो बार बार पूछा जाता है, इसको पानी के प्योरीफिकेशन में यूज किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा ये तो मैंने बताया ही, इसका भी प्रिपरेशन देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटिंग कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं।
ये भी मैंने आपको बता दिया, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। क्रिस्टलाइन क्यों होता है? क्योंकि वो पूरी तरह से वाटर में घुलता नहीं है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है इसलिए। और ये वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है? स्पेरिंगली। स्पेरिंगली मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, इसीलिए तो वो क्रिस्टलाइन होता है। विथ वाटर, वाटर से इसका रिएक्शन देख लीजिए किस तरह से होगा। फ्रेंड्स, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयन होते हैं, इसके कारण ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन क्षारीय होता है, लेकिन फिनोल्फ्थलीन के साथ ये गुलाबी रंग नहीं देता। हमने क्या पढ़ा था? जो क्षार होते हैं वो फिनोल्फ्थलीन के साथ कैसा रंग देते हैं? पिंक कलर। लेकिन ये नहीं देता क्योंकि ये हल्का क्षारीय होता है, ये ज़्यादा क्षारीय नहीं होता है। याद रखना इसको। एक्शन ऑफ हीट, यही मैंने आपको बताया ना, जब इसमें हम हीट डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट में, क्या हो जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, H2O और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये जो यहाँ पे CO2 बनता है, देखिए, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, इफरवेसेंट ड्रिंक्स, यूज एज एंटी एसिड, करेक्ट एसिडिटी इन स्टमक, यूज एज सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इंडिकेटर जो बताया था वहाँ पे ये एक, यहाँ पे NCERT में दिया है उसके बारे में, लिटमस पेपर जो होता है, तो इसको भी देख लीजिए क्योंकि NCERT की कोई भी लाइन छोड़ना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो देखिए, लिटमस बिलियन जो होता है बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, तब यह कैसे रंग, कौन से रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी बिलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। लग रहा है मैंने इंग्लिश में लगाना भूल गई हूं मैं, तो कोई नहीं, आप बस इतना याद रखना, जो लिटमस होता है वो थैलोपाइटा समूह का एक जो है लाइकेन, लाइकेन मैंने आपको बताया था ना, तो वही लाइकेन है, ये उसी से प्राप्त किया जाता है हमारा लिटमस। लिटमस जब ये यहाँ पे ना ये एसिडिक होता है ना ही बेसिड, तो इसका कलर, मतलब जब हम इसको एसिड में नहीं डालते हैं, बेस में नहीं डालते, तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। पर्पल यानी बैगनी कलर का होता है। जब फ्रेंड्स इसको हम एसिड में डालेंगे तब कैसा देगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? ABR, यानी एसिड को जब हम डालेंगे तो वो एसिड में डालेंगे तो ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देगा। यानी जो एसिड होता है वो लिटमस को किस कलर में चेंज करेगा? ब्लू टू रेड कर देगा। और जो क्षार होता है वो रेड टू ब्लू कर देता है। अब देखिए, ये हमारे NCERT में मेंशन है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी बेस होते हैं सभी जो है वो वाटर में घुलते नहीं हैं, लेकिन जो वाटर में घुलते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एल्कली। एल्कली, यहाँ पे देखिए क्षार ही लिख दिया है लेकिन उसको एल्कली बोलते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। प्रकृति संक्षारक यानी क्रोसिव होते हैं ये भी, इनको कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो इसको भी आप पढ़ लेना। अब देखिए, यहाँ पे ये भी दिया है जो हमारा pH, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको किस किस का pH याद करना होता है, जितना NCERT में है सब कुछ। तो देखिए, शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 या फिर 7 होता है। और जो रक्त होता है इसका 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है? 14 होता है। इसीलिए तो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो हमारा नींबू का रस होता है वो 2.2 होता है। जठर रस यानी जो हमारा स्टमक जूस होता है उसका कितना होता है? 1.2 होता है HCl। अब देखिए फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में pH का महत्व, मतलब जो pH होता है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यहाँ पे यूज होता है। तो क्या पौधे पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे NCERT जो है इंग्लिश में वो नीचे लगाई हूँ, शायद मुझे याद आ गया। तो देखिए, क्या पौधे pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हमारे शरीर का pH क्या होता है? 7.0 to 7.8 होता है, इनके बीच में होता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH प्रास में ही जीवित रह सकते हैं, यानी इतने से इतने बीच में ही रह सकते हैं जीवित। वर्षा के जल को pH का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं।
और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीव जो है वो जीवित नहीं रह पाते हैं, उनकी जीवन जो है वो कठिन हो जाती है। तो यानी ये जो हमारा पीएच होता है ये हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया है कि जो शुक्र होता है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर भी जीवन संभव है? तो आप यहाँ से ये याद रखना, जो शुक्र होता है इसका वायुमंडल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है, ये आप यहाँ पे याद रखना। अब देखिए यहाँ पे वही दिया ना, जो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका पीएच क्या होता है। तो इसको तो ये सब तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए यहाँ पे वही बताया जा रहा, जो एंटासिड अम्ल होता है जब उसकी मात्रा हमारे स्टमक में बढ़ जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, तो क्या करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि दुर्बल क्षारक का उपयोग, मतलब ये क्या है दुर्बल क्षार, तो क्या करता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वही यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। अब देखिए ये जो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यहाँ पे मतलब ये पूछा जाता है कि जो टूथ डीके इसको हम बोल देते हैं, तो यहाँ पे मतलब हम ब्रश क्यों करते हैं सुबह सुबह में, क्योंकि फ्रेंड जो एसिड है वो हमारे माउथ में बढ़ जाता है। तो जो हमारा दांत क्या है किससे बना होता है, जो उसका ऊपरी कवर होता है वो बना होता है इनेमल से। किससे, इनेमल। तो इनेमल जो होता है फ्रेंड्स ये डीके होने लगता है, इसीलिए हम सुबह सुबह में ब्रश करते हैं ताकि वो जो एसिड है वो इसको हार्म ना कर पाए। तो देखिए मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर जो यहाँ पे पीएच है 5.5 है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम होगा तो हमारे टूथ क्या होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनेमल। याद रखना इनेमल। और इनेमल कहाँ पाया जाता है, जो हमारे दांत का ऊपरी कवर होता है वो इनेमल से ही बना होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, यानी वो डिके होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुख में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, वो अम्ल यानी एसिड। जब वो एसिड जनरेट करते हैं तो भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। यानी अगर हम ब्रश कर लेंगे तो अम्ल जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन किया जा सकता है। तो जब भी अगर आप टूथपेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिए उसमें कोई बेस है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो इस तरह से पीएच जो है हमारे टूथ डिके को भी प्रभावित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन में, लेकिन यहाँ भी देखिए पौधों और पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करते हैं। जैसे अब हमको मधुमक्खी डंक मारती है, चींटी डंक मारती है, लेकिन क्यों क्यों मारती है, क्योंकि वो अपने आप को बचाती है, मतलब अपने बचाव के लिए ऐसा करती है। तो जब मधुमक्खी डंक मारती है तो एक अम्ल छोड़ती है जिसको हमने क्या बताया था, फॉर्मिक एसिड। तो क्या करती है, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल, नेटल क्या है, नेटल के डंक वाले बाल मिथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। जो फ्रेंड्स नेटल होता है, नेटल एक पौधा होता है, ये क्या होता है, ये मेथोनोइक अम्ल यहाँ से निकलता है जिसके कारण से जलन होता है और दर्द होता है। तो इसके लिए भी हम दुर्बल क्षारक का उपयोग करेंगे, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। तो ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में कितना कोने में लाके यहाँ पे लिखा है, नेटल जो है वो मिथेनोइक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, मिथेनोइक अम्ल। देखिए यहाँ लिखा प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन की। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पौधों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। देख रहे हो, जो नेटल, नेटल क्या है, पौधा है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। तो नेटल क्या है, शाकीय पौधा है, यानी बहुत बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, छोटे छोटे झाड़ी जैसे होते हैं। तो वही क्या, उनको हम क्या बोलते हैं, शाकीय, शाक, हर्ब जिसको बोलते हैं।
तो अगर इनसे आप जरा सा भी टच हो जाएंगे तो आपको एक मतलब ऐसे दर्द होगा जैसे कोई मधुमक्खी ने काट लिया हो। तो इन बालों से क्या निकलता है, मिथेनोइक अम्ल निकलता है, जिसके कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधों की पत्ती रगड़ की जाती है। ध्यान देना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इसका जो डंक है वो हमको लग जाए, ये जो पौधा है, तो क्या करेंगे, डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर की जाती है इसकी जो है मतलब इसको ठीक करने के लिए। ये पौधे अधिकतर निडल के पास ही पैदा होते हैं, मतलब जहाँ पे ये होता है इसके आसपास में इसका इलाज भी उगता है इसके साथ में ही। अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। तो आपको ये हिंट दे दिया, जैसे यहाँ हेडिंग क्या है, प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। अब प्रकृति ने ये पौधा दिया, प्रकृति ने ये पौधा दिया, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो वो गलती से टच हो जाएगा, गलती से टच हो जाएगा, उसको पेन होगा, तो उसके पेन के लिए ही प्रकृति ने क्या किया, इसके बगल में भी कुछ पौधे उगेंगे तो उनकी पत्तियों को आप उखाड़ेंगे, रगड़ लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो वही बोला है, जब आप अगली बार से याद रखना, जब पहाड़ों पे जाएंगे और गलती से निडल के पौधे छू जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो उसके आसपास में पौधे होंगे उसको उखाड़ के अपने हाथ पे जहां पर भी छुआ होगा वहां पे रगड़ना होगा, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी एनसीईआरटी होती कवर। देखिए यहाँ पे ये मतलब एनसीईआरटी में क्या क्या है, सिरके में होता है एस्टिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड, नेटल के डंक में भी मेथनोइक एसिड, या फिर इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, तो याद रखना। तो इस तरह से आप ये सारा जो है याद रखना। देखिए यहाँ के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी में सॉरी इंग्लिश में भी दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब आता है हमारा, यहाँ से आता है क्वेश्चन, लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आज हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। यहाँ पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जो है मिल जाएंगे, वहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी